हेलो बच्चों, आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, इस चैप्टर का हर एक टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन को अगर सबसे पहले किसी ने डिफाइन किया था तो उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन थे? ग्रीक थिंकर थे, ठीक है। लेकिन भले इन्होंने मोशन को डिफाइन तो किया था, लेकिन मोशन को डिफाइन करने के लिए इनको क्रेडिट नहीं दिया जाता, क्योंकि इन्होंने मोशन को जो है गलत तरीके से डिफाइन कर दिया था। इनका जो ये एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन है ना, ये गलत प्रूफ हो गया था, इसीलिए इसे जो है एरिस्टोटल फैलेसी भी बोला जाता है। फैलेसी मतलब जो चीज गलत प्रूफ हो जाती है उसे फैलेसी बोला जाता है, ठीक है, जो रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। तो इनका जो एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन था, बाद में गैलीलियो ने जो है इसे रॉन्ग प्रूफ कर दिया था, इसीलिए इस लॉ ऑफ मोशन को जो है एरिस्टोटल फैलेसी बोला जाता है। देखो बच्चों, बात क्या है कि लगभग 2200-2400 साल पहले एरिस्टोटल ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। और अपने एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने पाया, उस एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने मोशन को जो है इस तरीके से डिफाइन किया। देखो जैसे यहां पे ये डेफिनेशन लिखा है ना, ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, देखिए, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। वो ये कह रहे हैं, देखो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि किसी भी बॉडी को अगर मोशन में रखना है, टू कीप ए बॉडी इन मोशन एंड एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना जरूरी होता है, देन वो बॉडी मोशन करता रहता है, मोशन करता रहता है। उन्होंने ये बोला था, ठीक है। लेकिन ये चीज रॉन्ग प्रूफ हो गई थी, ठीक है। अब देखो कैसे रॉन्ग प्रूफ हो गई थी, इसे भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले उनका एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो एक्सपेरिमेंट ये था कि ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये हॉराइजॉन्टल सरफेस है। उन्होंने क्या किया, इस ग्राउंड में एक किसी बॉल को थ्रो किया। तो थ्रो करने के बाद क्या होता है कि ये बॉल क्या करता है, मोशन करता है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ये बॉल। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये बॉल रुक जाता है। जनरली ऐसा होता भी है कि हम ग्राउंड में जब बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल क्या करता है, थोड़ी देर मोशन करता है और बॉल रुक जाता है। क्यों रुक जाता है आपको भी पता होगा, क्योंकि ये इसलिए रुक जाता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्राउंड क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। मान लीजिए मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्राउंड क्या करता है, इस बॉल पर जो है फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। क्योंकि ये जो सरफेस होता है ना, ये रफ सरफेस होता है, तो रफ सरफेस होने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये बॉल रुक जा रहा है। लेकिन एरिस्टोटल ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, लगभग 2200 से 2400 साल पहले किया था, उस समय इन्हें जो है फ्रिक्शन की नॉलेज नहीं थी, इन्हें फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। बस इनका ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था। तो ऐसा मत समझिए कि ये कोई पढ़े लिखे इंसान थे, या बहुत एक सिंपल हमारी ही तरह एक आम इंसान थे। मतलब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में वो ये कर रहे थे, बॉल को थ्रो कर रहे थे, बॉल रुक जा रहा था। तो उन्होंने ये समझा कि अगर इस बॉल को हमें किसी भी तरीके से अगर कंटिन्यूअसली मोशन कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे जो है ना कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, लगाते रहना पड़ेगा, लगाते रहना पड़ेगा, देन ये बॉल मोशन करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो उन्होंने अब मोशन को इसी तरीके से डिफाइन किया है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। किसी भी बॉडी को अगर मोशन में रखना है तो उस बॉडी पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही रहना पड़ेगा, मतलब एक कॉन्टैक्ट फोर्स उसे देते रहना पड़ेगा, देन ये बॉल मोशन करता रहेगा, करता रहेगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वो जब बॉल को थ्रो कर रहे थे तो बॉल क्या हो रहा था, थोड़ी देर के बाद रुक जा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से मोशन को डिफाइन कर दिया, पर ये रॉन्ग प्रूफ हो गया था, ठीक है। देखो क्या लिखा है आगे, बट लेटर दिस लॉ प्रूव्ड रॉन्ग बाय गैलीलियो। गैलीलियो ने इसे रॉन्ग प्रूफ कर दिया था, एंड नॉन एज एरिस्टोटल फैलेसी, इसलिए इस लॉ ऑफ मोशन को जो है एरिस्टोटल फैलेसी बोला गया। अब देखो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो इनका लॉ ऑफ मोशन था, इसे गैलीलियो ने रॉन्ग प्रूफ कैसे किया, इसे समझ लेते हैं। देखो गैलीलियो ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया और एक हॉराइजॉन्टल प्लेन लिया। उन्होंने क्या किया, इस इंक्लाइन प्लेन से जो है बॉल को ड्रॉप किया, छोड़ दिया। तो बॉल क्या करता है, मोशन करते करते नीचे की तरफ आता है, फिर मोशन करता है, फिर बॉल थोड़ी देर के बाद यहां पर क्या होता है, रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है बॉल। अब देखो गैलीलियो ने देन क्या किया, अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने क्या किया, अगेन एक इंक्लाइन प्लेन लिया, एक हॉराइजॉन्टल प्लेन लिया। लेकिन बच्चों गैलीलियो ये चीज समझ गए थे कि ये जो बॉल रुक रहा है ना, फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये रफ सरफेस है। इसी चीज को जो है एरिस्टोटल नहीं जानते थे। एरिस्टोटल रफ सरफेस के बारे में मतलब उन्हें फ्रिक्शन की नॉलेज नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस तरीके से इसे डिफाइन कर दिया था। लेकिन ये रॉन्ग प्रूफ कैसे हुआ था, अभी हम इसे समझते हैं।
देखो ये गैलीलियो ने क्या किया, ये बॉल को यहां से जब छोड़ा तो ये बॉल मोशन करती है, थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक दूसरा सरफेस बनाया और इस सरफेस को जो है बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया। मतलब ये भी स्मूथ, ये एक रफ सरफेस है, लेकिन इसे उन्होंने क्या किया और ज्यादा स्मूथ बना दिया। तो ऐसा करने पे क्या हुआ, जब उन्होंने बॉल को यहां से ड्रॉप किया तो इस बॉल ने इस बार क्या किया, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब देखो उन्होंने अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट में ये किया कि अब उन्होंने इस ग्राउंड को और ज्यादा स्मूथ करने की कोशिश करी। तो स्मूथ जब इन्होंने और ज्यादा इसे स्मूथ कर दिया तो यहां का इस ग्राउंड का जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ग्राउंड जितना ज्यादा स्मूथ होता है उतना उस ग्राउंड से जो है कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हो। तो देखो अब इस बॉल ने क्या किया, और ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो गैलीलियो इस चीज को समझ गए थे कि किसी भी तरीके से अगर इस ग्राउंड को 100% परफेक्टली स्मूथ बना दिया जाए, देन ये जो ग्राउंड होगा ये फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, ये ग्राउंड फ्रिक्शन लेस हो जाएगा। देन ये ग्राउंड क्या करेगा, इस बॉल पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। देन ये बॉल कभी भी नहीं रुकेगा, ये बॉल जो है जिंदगी भर मोशन करता रहेगा। बच्चों होता क्या है, पहली बात तो नेचुरल वर्ल्ड में हम ऐसा ग्राउंड नहीं बना सकते जो 100% फ्रिक्शन लेस हो। पर ऐसा इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक ऐसा ग्राउंड यहाँ पे बना दे दो जो परफेक्टली स्मूथ हो, जो 100% फ्रिक्शन लेस हो, और अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो तो ये बॉल जब यहाँ पे मोशन करना शुरू करेगा, देन ये बॉल कभी भी रुकता नहीं है, ये जिंदगी भर तक मोशन करता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, ये हमेशा मोशन करता रहेगा, बिना एक्सटर्नल फोर्स के मोशन करेगा। यहां पे हमें इसे कोई कांटेक्ट फोर्स देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें जस्ट यहां से इसे ड्रॉप करना है और ये बॉल क्या करेगा, मोशन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। या आप इस ग्राउंड में, अगर ये ग्राउंड फ्रिक्शन लेस ग्राउंड है, 100% फ्रिक्शन लेस अगर ये है, तो आप इस ग्राउंड में अगर बॉल को थ्रो करोगे ना तो ये बॉल क्या करेगा, मोशन करता रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मोशन करेगा। जिस भी वेलोसिटी से ये ग्राउंड में हिट करेगा ना, उसी वेलोसिटी से ये बॉल क्या करेगा, आगे की तरफ मोशन करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये कभी भी नहीं रुकेगा। अब देखो यहां पे भी तो मोशन हो रहा है, क्या हमें यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत पड़ रही है? नहीं देने की जरूरत पड़ रही है। हमें सिर्फ क्या करना पड़ा, इस ग्राउंड को जो है ना फ्रिक्शन लेस बनाना पड़ा। बस हमें इस ग्राउंड को फ्रिक्शन लेस बना देना है, देन हमें किसी भी बॉल को जो है एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसके पास मोशन आ जाता है, देन वो मोशन जो है मेंटेन रहता है, वो कंटिन्यूअसली मोशन जो है होता रहेगा और हमेशा होता रहेगा। वो बॉल कभी भी खुद ब खुद नहीं रुक सकती। लेकिन यहां पे एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। देखो उन्होंने ग्राउंड का कोई यहां पे ग्राउंड के बारे में उन्होंने कोई जिक्र किया ही नहीं है कि ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है या रफ सरफेस है, कुछ नहीं, क्योंकि वो फ्रिक्शन की नॉलेज ही नहीं थी उस समय उनको। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा डेफिनेशन दे दिया था यहाँ पे कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। बल्कि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन लेस ग्राउंड होगा तो वहां पे हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत ही नहीं होती। ये बॉल क्या कर रहा है, खुद ब खुद मोशन कर रहा है और ये मोशन करता ही रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अगर ये नो फ्रिक्शन, अगर ये फ्रिक्शन लेस है, द बॉल वुड नेवर स्टॉप। बॉल जो है कभी भी नहीं रुकेगा, वो मोशन ही करता रहेगा एंड ट्रैवल एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, कवर करेगा, वो कभी भी रुकता नहीं है। इसीलिए जो एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया था, इसीलिए इसे एरिस्टोटल फैलेसी बोला गया था। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी बॉल को मोशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट फोर्स देते रहना पड़ेगा, देन ये मोशन करता रहेगा। लेकिन यहां पे देखो इस चीज को प्रूफ कर दिया गया था कि बिना कांटेक्ट फोर्स के भी बॉल जो है हमेशा मोशन कर सकता है, बस ग्राउंड फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ बॉडी। देखो स्टेट ऑफ बॉडी क्या होता है, एक्चुअल में फिजिक्स में जो है बॉडी के दो स्टेट होती हैं। देखो दो स्टेट कौन कौन सी होती है, देयर आर टू नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी। बॉडी की दो नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक होती है स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरी होती है स्टेट ऑफ मोशन। देखो बॉडी की दो नेचुरल टेंडेंसी है, एक रेस्ट है एक मोशन है। देखो जैसे ये मान लीजिए एक ग्राउंड है, ये फ्रिक्शन लेस ग्राउंड है, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बॉल को यहाँ पे प्लेस कर रखा है। अब देखो ये बॉल आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ये बॉल क्या है, रेस्ट में है। तो अब ये बॉल अगर रेस्ट में है तो ये हमेशा ही रेस्ट में रहेगा। अब ये बॉल अगर रेस्ट पे है तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, जो इस पे फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा होगा, 0 फोर्स लग रहा होगा। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या होता है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है।
इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब इस पर फोर्स जो है वो जीरो है फोर्स, ठीक है। तो देखो ये रेस्ट में इसलिए है क्योंकि ये उसका नेचुरल टेंडेंसी है, बॉल का जो रेस्ट में रहना नेचुरल टेंडेंसी है। ये जो रेस्ट में है किसी फोर्स की वजह से रेस्ट में नहीं है, इसका नेचुरल टेंडेंसी रेस्ट में रहना है, इसीलिए इस पे जो नेट फोर्स हमने बताया वो जीरो बताया। अब देखो दूसरा नेचुरल टेंडेंसी मोशन भी होता है। अब ये मोशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो अगर इस बॉल को हम उठा करके थ्रो कर दें, इस ग्राउंड में अगर थ्रो कर दें, ये ग्राउंड अगर फ्रिक्शन लेस है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कोई भी अगर फ्रिक्शन लेस ग्राउंड होगा उसमें अगर बॉल को आप थ्रो कर देते हो तो वो बॉल क्या करता है, मोशन करता रहे, वो बॉल मोशन में आ जाएगा, देन वो हमेशा मोशन करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, ये बॉल कभी रुकेगा ही नहीं। इस पर हमें बाहर एक्सटर्नल फोर्स देने की अब जरूरत नहीं है, ये जिंदगी भर मोशन करता रहेगा। अब ये बॉल रुकने वाला नहीं है क्योंकि ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, बस ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। अब देखो ये बॉल जो है ना, बॉल की दो टेंडेंसी होती है, एक रेस्ट एक मोशन। अब ये बॉल क्या करेगा, मोशन की टेंडेंसी में आ जाएगा। अब ये बॉल जो है बिना एक्सटर्नल फोर्स के, हम इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं, एक बार अगर बॉल मोशन में आ जाता है देन वो मोशन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, फिर वो रुकता नहीं है कभी भी, वो जिंदगी भर मोशन करता रहेगा। बस सरफेस आपका जो है फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। तो मोशन में करना भी जो होता है ना किसी भी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी होता है, रेस्ट में रहना भी उसका नेचुरल टेंडेंसी होता है, मोशन में रहना भी उसका नेचुरल टेंडेंसी होता है। लेकिन ये जो मोशन में रहने वाला जो नेचुरल टेंडेंसी होता है, ये नेचुरल टेंडेंसी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कहां पे शो करता है, जहां पे सरफेस फ्रिक्शन लेस होता है। अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा तो ये वाला टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगा। किसी भी ग्राउंड में आप बॉल को थ्रो कर दीजिए, बस वो ग्राउंड फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। बॉल मोशन की टेंडेंसी में अगर एक बार आ गया तो वो फिर रुकता नहीं है, वो मोशन ही करता रहता है, ठीक है। तो बॉल का जो कोई भी जो बॉडी होती है, बॉडी की दो नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक रेस्ट होता है एक मोशन होता है। बच्चों ये जो दोनों जो प्रॉपर्टी है ना, रेस्ट और मोशन, ये बॉडी की जो होती है इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब खुद की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई बॉडी मान लीजिए ऐसे ग्राउंड में रखी है, ये अगर रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, ये खुद ब खुद मोशन नहीं कर सकती, ये क्योंकि इसके अंदर ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है रेस्ट में रहना। लेकिन अगर कोई बॉडी अगर एक बार मोशन करने लग जाती है देन हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की उसे जरूरत नहीं पड़ती, वो बॉडी जो है ना खुद ब खुद मोशन करती रहती है। तो ये मोशन करना भी उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उसके अंदर इनबिल्ट है, हमने बाहर से इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं आई है, ये प्रॉपर्टी इसके अंदर इनबिल्ट होती है, वो उसकी खुद की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो हमेशा फिर मोशन ही करता रहेगा, बस ये सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन दैट मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो इसका मतलब क्या है कि उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, इसका मतलब यह है कि उस पर जो है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसीलिए तो वो रेस्ट में है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है इसका मतलब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब देखो आगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है दैट मींस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो एक नेचुरल टेंडेंसी तो रेस्ट है, और एक नेचुरल टेंडेंसी क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी तो बॉडी की रेस्ट में रहना है, और दूसरी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, मोशन में रहना। दो नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की, मतलब स्टेट ऑफ बॉडी दो होती है। अब देखो जैसे ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है, आपका ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, यहाँ पे ये बॉल है, मान लीजिए हमने इस बॉल को थ्रो किया तो ये बॉल क्या करती है, मोशन करने लग जाती है, और ये हमेशा मोशन करेगी, कभी भी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। बस यहाँ पे सराउंडिंग में एयर भी नहीं होना चाहिए, एक शर्त ये भी है कि एयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर इसके मोशन को अपोज कर सकती है। तो हमने ऐसा भी मान लिया कि यहाँ पे सराउंडिंग में कोई एयर नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सेकेंड लाइन में, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो बच्चों होता क्या है कि जब कोई सरफेस जो है फ्रिक्शन लेस होता है ना, तो जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, ग्राउंड में थ्रो करते हैं, तो वो बॉल जो है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है, ठीक है। उसका वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमेशा याद रखना। जिस भी वेलोसिटी से वो ग्राउंड में टकराएगा ना, मान लो जब यहाँ पे ये ग्राउंड में टकराया, तो मान लीजिए जब यहाँ पे टकराया, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टकराया। अब ये जो वेलोसिटी है ना ये मेंटेन रहेगी। अब ये बॉडी जो है ना इसी वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, यहाँ पे मोशन करता रहेगा, हमेशा इसी वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। ये वेलोसिटी ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी, ये 5 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से चलता रहेगा। अब देखो अगर बॉडी जो है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, दैट मींस इसका मतलब क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका मतलब ये होता है कि इस बॉडी पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। देखो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है। इसे प्रूफ कैसे किया जाए, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है।
तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू मास। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो बॉल है, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा ना। जितना वेलोसिटी यहां पे होगा उतना ही वेलोसिटी यहां पे भी होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 अपॉन टी। तो फाइनली m इंटू जीरो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। इसीलिए तो बोला गया कि कोई भी बॉडी, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मींस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका मतलब यह है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, समझ रहे हो। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब भी होता है नेट फोर्स कितना है, 0 है। कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी ये होता है कि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है, इस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी की मान लीजिए वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज होने में लगी हुई है, दैट मींस इसका मतलब ये होता है सम एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है। अगर किसी बॉडी की अगर वेलोसिटी वेरिएबल होने लगी है, चेंज होने लगी है, तो देखो चेंज कहां पे हो रही थी, देखो समझाता हूं। देखो बच्चों यहां पे क्या था, जब एरिस्टोटल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने क्या किया था, बॉल को थ्रो किया था। तो बॉल क्या कर रही थी, मोशन करती थी और थोड़ी देर के बाद यहां पे क्या होती थी, वो रेस्ट में आ जाती थी। तो वो रेस्ट में क्यों आती थी, रेस्ट में इसलिए आती थी क्योंकि ये जो ग्राउंड था ना, ये रफ सरफेस था, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉल क्या हो रहा था, रुक जा रहा था। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है, मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो कोई भी फोर्स अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उस बॉल का जो वेलोसिटी होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो इसका वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो कि ये बॉल कर ही रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से ये बॉल रुक जा रहा था। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए यहां पे क्या लिखा है कि इफ ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, दैट मींस इसका मतलब ये होता है कि सम एक्सटर्नल फोर्स आर एक्ट ऑन इट। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखो इनर्शिया क्या है, the inherent property of all bodies by virtue of which they cannot change by themselves their state of rest or state of motion, uniform motion along a straight line। देखो बच्चों अभी मैंने आपको क्या समझाया था, यहां पे मैंने ये बताया था कि बॉडी की दो स्टेट होती है, एक रेस्ट और एक मोशन। बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, खुद ब खुद तो मोशन नहीं करने लगेगी ना। अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि वो उसका क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। और अगर कोई बॉडी एक बार अगर मोशन करने लग जाए, अगर हम किसी बॉल को उठा करके ग्राउंड में थ्रो कर दें और वो ग्राउंड अगर फ्रिक्शन लेस है, देन वो बॉडी क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, फिर रुकता नहीं है। ठीक है। तो वो मोशन करना भी उसका क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये भी उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मोशन करना भी उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी बॉडी के पास जो है दो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में आ जाता है तो वो फिर हमेशा मोशन में ही आएगा। तो इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को ही तो इनर्शिया बोला जाता है। देखो समझाता हूं भी। देखो द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज, सभी बॉडियों के अंदर जो है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से दे कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्व्स देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जिसकी वजह से ये अपनी ये जो इनके अंदर जो स्टेट ऑफ रेस्ट और जो स्टेट ऑफ मोशन की जो इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है ना, इस प्रॉपर्टी को ये खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट चेंज। कहने का मतलब यह है कि अगर ये एक बार रेस्ट में आ जाते हैं तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहते हैं, और अगर ये एक बार यूनिफॉर्म मोशन में अगर मोशन करने लग जाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन से अगर यूनिफॉर्म मोशन करने लग जाते हैं, देन वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन ही करते रहते हैं, देन वो खुद ब खुद जो है रुक नहीं सकते। देखो जैसे मैं इसे समझाता हूं, इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोला जाता है। देखो समझाता हूं, जैसे मान लीजिए
ये आपका ये ग्राउंड है, ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस ग्राउंड है, फ्रिक्शन लेस ग्राउंड है। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक बॉल को प्लेस कर दिया। अब देखो ये बॉल क्या है, रेस्ट में है। अब देखो ये बॉल क्या करेगी, हमेशा रेस्ट में ही रहेगी ना, क्या ये खुद ब खुद मोशन करेगी? ये खुद ब खुद तो मोशन नहीं कर सकती ना। देखो जब तक हम इसे किसी फोर्स से मतलब हम जब तक इसे पुल नहीं करेंगे या धक्का नहीं मारेंगे हम इसे, या थ्रो नहीं करेंगे हम इसे, तब तक ये मोशन नहीं करने वाली। जब तक ये रेस्ट में है तब तक ये रेस्ट, मतलब अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, हमेशा ये रेस्ट में ही रहेगा, खुद ब खुद ये मोशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर बॉडी, देखो यहाँ पे लिखा है इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट दैट मीन्स नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वो खुद ब खुद मोशन नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं इस बॉल को उठा करके थ्रो कर दूं तो ये बॉल क्या करेगा, मोशन करने लग जाएगा, मोशन करता रहेगा। अब ये खुद ब खुद तो नहीं रुकेगा ना। अब देखो बच्चों ये मोशन करता रहेगा। अब ये खुद ब खुद नहीं रुक सकता, इसीलिए लिखा हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ इट दे कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्फ देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब ये है अगर ये रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, खुद ब खुद मोशन में नहीं आ सकता, ये रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर ये एक बार मोशन में आ जाता है तो अब ये जो है मोशन में ही रहेगा। अगर आपको इसे रोकना है तो रोकने के लिए इसको रोकने के लिए आपको इसे रोकना पड़ेगा, ये खुद ब खुद नहीं रुकेगा। इसे रोकने के लिए हमें इसे रोकना पड़ेगा तब ये रुकेगा, ये खुद ब खुद नहीं रुक सकता है। इसीलिए यहां पे लिखा है बाय वर्च्यू ऑफ इट दे कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्फ देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। समझ रहे हो? इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट आल्सो मींस नेट फोर्स इज 0। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब भी नेट फोर्स 0 होता है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब भी नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो बॉडी की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है ना, मोशन में रहना, एक तो रेस्ट में रहना और एक मोशन में रहना, ये जो दो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है इन्हीं को ही इनर्शिया बोला जाता है। लेकिन अभी भी मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को इनर्शिया अभी ढंग से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं इनर्शिया समझाता हूं और बेहतर तरीके से समझाऊंगा इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या चीज होता है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। इनर्शिया एक्चुअल में क्या होता है, मास पर डिपेंड करता है। देखो मास पर कैसे डिपेंड करता है, देखो जैसे यहाँ पे ये 2 बॉल हैं, ठीक है। अब देखो ये एक बॉल का जो मास है 1 kg है और दूसरी बॉल का मास जो है 10 kg है। अब देखो ये दोनों की दोनों बॉल अभी रेस्ट में, ठीक है। अब देखो इसका मास तो 1 kg है, इसका मास 10 kg है। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। तो अगर इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इस बॉल के कंपैरिजन में इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इसके पास भी इनर्शिया है, इसके पास भी इनर्शिया है। अभी देखो दोनों की दोनों रेस्ट में ना, तो इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, रेस्ट। इनकी जो रेस्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी अभी इनके अंदर है, इन दोनों बॉल के अंदर अभी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो रेस्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। 2 इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक रेस्ट होती है, एक मोशन होती है। लेकिन अभी इन दोनों बॉलों के अंदर जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी को ही तो इनर्शिया बोला जाता है। लेकिन अभी इन दोनों बॉलों के अंदर जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो रेस्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन बच्चों ये वाला जो बॉल है ना, इस बॉल के अंदर, इस बॉल के पास जो है ज्यादा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और इस बॉल के अंदर कम इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इसके अंदर मतलब इस बॉल के अंदर जो रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है और इसके अंदर जो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है इसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। तो इसका मास कम है, इसका इनर्शिया कम है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो इसका इनर्शिया अगर ज़्यादा है तो इसके अंदर रेस्ट में रहने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। इसका मास अगर कम है तो इसके अंदर रेस्ट में रहने की भी टेंडेंसी कम होगी, मतलब इसका इनर्शिया भी कम होगा। समझ रहे हो? अब देखो इसे प्रूफ कैसे करें, इसे प्रूफ ऐसे में करेंगे। मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में विंड ब्लो किया और इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, बहुत तेजी से ये हवा चल रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर ये एक बॉल 1 kg का, एक बॉल 10 kg का है, तो इन दोनों बॉलों में कौन सी बॉल जो है सबसे पहले मोशन में आएगी, बताइए। ये वाली बॉल जो है सबसे पहले मोशन में आएगी, ये वाली बॉल जो है बाद में मोशन में आएगी, क्योंकि इसका जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो रेस्ट में रहने का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो कम है, इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है। इसका इनर्शिया ज़्यादा का मतलब इसके अंदर रेस्ट में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसके अंदर रेस्ट में रहने की टेंडेंसी कम है। इसीलिए बॉल क्या करेगा, जल्दी मोशन करने लग जाएगा, ये थोड़ी देर के बाद मोशन करेगा। समझ में आ रहा है इनर्शिया का मतलब क्या होता है? अब देखो जैसे
यहाँ पे समझाता हूँ। अब मान लो ये दोनों के दोनों बॉल मोशन कर रही है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन कर रही है, ये वाली बॉल भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन कर रही है, ठीक है। ये 1 kg की बॉल है, ये 10 kg की बॉल है। अब देखो ये बॉल इधर मोशन कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से मोशन कर रही है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बॉल का वेलोसिटी क्या करना है, डिक्रीज करना है। अब हम क्या करेंगे, इधर से हम विंड ब्लो करा रहे हैं, ठीक है, हम इधर से हवा चला रहे हैं, ठीक है। अब ये बॉल, दोनों का बॉल का वेलोसिटी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। लेकिन सबसे पहले किसका डिक्रीज होगा वेलोसिटी? देखो ये दोनों की दोनों जो है ना मोशन में, ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, ठीक है। हमने थ्रो किया है दोनों बॉलों को, ये भी 5 मीटर से मोशन कर रही है, ये भी 5 मीटर से मोशन कर रही है। देखो हम तो यहाँ विंड चला रहे हैं ना, अगर हम विंड को ब्लो नहीं करवाते देन ये बॉल जो है हमेशा मोशन ही करती रहती, कभी रुकती ही नहीं, क्योंकि ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड क्या है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। ये दोनों ग्राउंड क्या है, फ्रिक्शन लेस है। अब देखो बच्चों क्या है, इन दोनों के अंदर जो है मोशन की टेंडेंसी आ गई है। तो मोशन की जो टेंडेंसी है ना, मोशन में रहना भी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। देखो बॉडी के अंदर दो ही तो टेंडेंसी होती है, एक रेस्ट एक मोशन। अब जो है इन दोनों बॉलों के अंदर जो है मान लो मोशन की टेंडेंसी आ गई, अब ये दोनों की दोनों मोशन कर रही हैं। तो देखो किसके अंदर मोशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मोशन की टेंडेंसी उसी बॉल के अंदर ज़्यादा होगी जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इसका मास जो है ज़्यादा, ये 10 kg की है, तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर मोशन का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना, वो इसके अंदर ज़्यादा होगा। देखो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। तो इसका मास ज़्यादा है तो इसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो इसका जो इस समय मोशन का जो इसके अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी आ रखा है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अंदर मोशन की टेंडेंसी, मोशन में रहने की टेंडेंसी इस वाली बॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, इसके पास ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब हम दोनों में विंड ब्लो करवाएंगे तो ये वाला बॉल जो है ना, इसका जो वेलोसिटी जो डिक्रीज होगा, देर में डिक्रीज होगा, इसका पहले हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मास कम है, इसके अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी कम है। देखो इसका जो मोशन में रहने का जो टेंडेंसी है ना, इसके कंपैरिजन में कम है तो दोनों के ही अंदर है मोशन में रहने का टेंडेंसी, लेकिन इसका मास ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है। तो इसके अंदर जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मोशन में रहने का, इसके अंदर ज्यादा है। तो ये वाला जो बॉल है ना, देर में इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा और इसका वेलोसिटी जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा इनर्शिया, बस यही तो इनर्शिया है। अब देखो इनर्शिया को फिर गैलीलियो ने भी अपनी तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया इनर्शिया को, कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर किसी भी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो लग रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि वो नेट फोर्स कितना लग रहा है, उसमें जीरो लग रहा है। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है कि वो बॉडी रेस्ट पे, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहती है, और इसका मतलब यह है उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। यही तो लिखा है यहाँ पे, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ए बॉडी एट रेस्ट continue to be at rest and a body in motion, in uniform motion, continue to move uniformly along the straight line। इसका मतलब यही है कि बॉडी अगर एक बार यूनिफॉर्म मोशन करने लग जाती है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्मली क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, रुकेगी ही नहीं। और उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत भी नहीं होगी। उसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, कोई बॉडी अगर एक बार मोशन में आ जा रही है तो मोशन ही कर रही है, वो रुक ही नहीं रही है। वो सब कुछ इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है दो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक रेस्ट एक मोशन, ठीक है। समझ में आया? तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।